मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी। आज हम बात करेंगे हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य में व्यंग्यकार के रूप में स्थापित हैं, क्योंकि वो पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा के रूप में स्थान दिलवाया था। उनका जन्म बच्चों 22 अगस्त 1922 को हुआ था होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में, और उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी जबलपुर में। वो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, पर उन्हें व्यंग्यकार के रूप में सबसे ज्यादा सम्मान मिला, और उनकी जो व्यंग्य लेखन उन्होंने जो किया है वो बहुत ही विराट है। बहुत ज्यादा उन्होंने व्यंग्य लिखे हैं, और हर व्यंग्य इतना कटाक्ष करता है समाज पर कि आज तक हरिशंकर परसाई के जैसा, उनके समकक्ष कोई दूसरा व्यंग्यकार हमको दिखाई नहीं पड़ता है। वास्तव में उनका जो व्यंग्य है वो समाज की समस्याओं को लेकर हमारे मन में गुदगुदी पैदा करता है, लेकिन साथ ही साथ हमको अपने समाज के प्रति सोचने पर भी मजबूर करता है। उनकी भाषा शैली में एक विशेष प्रकार का अपनापन है, तीक्ष्णता है और बहुत सहजता भी है। वास्तव में वो 18 साल की उम्र में वन विभाग में नौकरी करने के लिए आ गए थे, और खंडवा में उन्होंने 6 महीने तक अध्यापन किया था। फिर 2 वर्ष तक जबलपुर में वो स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में रहे, और 1942 से वहीं मॉडल हाई स्कूल में उन्होंने अध्यापन किया। 1952 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, और 53 से 57 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। कुल मिलाके 57 में उन्होंने नौकरी को छोड़ा और स्थापित रूप से उन्होंने लेखन की शुरुआत की। जबलपुर से एक पत्रिका निकलती थी वसुधा, वो पत्रिका के साथ वो जुड़े, और नई दुनिया में सुनो भाई साधो, और नई कहानियों में 5वां कॉलम, उलझी उलझी और कल्पना में और अंत में आदि बहुत सारी कहानियां, उपन्यास और स्तंभ लिखना उन्होंने शुरू किया था। वास्तव में वो समाज की विसंगतियों की ओर सबका ध्यान ले जाना चाहते थे, और अपने बचपन उनका बहुत गरीबी में बीता था, तो वो मुफलिसी की बातों को भी अपने व्यंग्य में उठाते थे। एक आम आदमी का दर्द, एक आम आदमी की समस्याएं, एक आम आदमी की चिंता विशेष रूप से उठाते थे। राजनीति और राजनीतिज्ञों पर भी निडर होकर उन्होंने व्यंग्य लिखे थे, और हिंदी साहित्य में जो विशद लेखन उन्होंने किया है, हिंदी साहित्य हमेशा उनका ऋणी रहेगा। तो आज हम हरिशंकर परसाई की एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है भोला राम का जीव, वो पढ़ेंगे और उसकी समीक्षा मैं आपके सामने करूंगी। देखिए, इसका जो पहला ही दृश्य है भोला राम का जीव, इसका जो पहला ही दृश्य है, आप देखिए कितना सुंदर है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते जा रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो कह रहे हैं कि स्वर्ग और नरक में धर्मराज, यहाँ पे धर्मराज है यमराज, क्योंकि वही निर्धारित करते हैं कि कर्म के आधार पर किसे स्वर्ग देना है, किसे नरक। यहाँ पर देना शब्द लिख सकते थे, आवंटित करना शब्द लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि जब हम घर, मकान, स्थान की बात करते हैं तो अलॉटमेंट शब्द ही कहते हैं, इसीलिए किसी तरह की बाधा न पहुंचाते हुए व्यंग्य को बड़ा सहज और सरल रखते हुए उन्होंने लिखा कि वो आज तक कर्म के आधार पर अलॉटमेंट करते आए थे। ये हरिशंकर परसाई की रचना है, उनकी चुनी हुई रचनाओं में से हमको ये मिली है कृति। तो आगे वो कहते हैं कि सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। आप देखिए कि सीधी सी बात है कि जब किसी ऑफिस में कोई काम चलता रहता है तो चश्मे को बार बार पोंछ रहे हैं, क्योंकि उनको भोला राम मिल ही नहीं रहा है। और ऑफिस में आपने देखा होगा कि थूक से पन्ना पलटा जाता है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि है भोला राम को लिखते समय हरिशंकर परसाई की इतनी सूक्ष्म दृष्टि, ये इनका ऑब्जर्वेशन है, जो वो समाज में देखते उसी को लिखते हैं। और
गलती पकड़ ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खोजकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। देखिए, छोटी छोटी सी बातों में हंसी आ जा रही है कि रजिस्टर को इतने जोर से बंद किया कि मक्खी उसकी चपेट में आ गई, जो आमतौर पर हम देखते हैं दफ्तरों में। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ था, पर अभी तक नहीं पहुंचा। माजरा ये है कि भोला राम 5 दिन पहले मर गया है और मरने के बाद सभी आत्माएं वो यमलोक पहुंचती हैं, लेकिन भोला राम की अभी तक जो जीव है, जो आत्मा है, जो प्राण है, वो पहुंचे नहीं और इसी पर वो चित्रगुप्त चिंतित है। तो धर्मराज ने पूछा कि वो यमदूत कहाँ है? महाराज वो भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत आ खड़ा हुआ, बड़ा बदहवास सा था। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। जैसा कि हम कल्पनाओं में यमदूत के बारे में सोचते हैं और जैसा कि कहीं कहीं वर्णन भी मिलता है कि यमदूत सुंदर तो नहीं होगा, कुरूप ही होगा। तो जो उसका कुरूप चेहरा था वो बदहवासी में और कुरूप हो गया। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब उस जीव ने भोला राम की देह को त्यागा था, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वो मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर उसका कहीं अता पता नहीं चला। देखिए कितनी, ये कोई सत्य घटना तो हो नहीं सकती, ये एक काल्पनिक कथा है, एक फैंटेसी है जिसको व्यंग के रूप में ढालकर हरिशंकर परसाई लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यमदूत जब आत्मा को पकड़कर ला रहा था, जैसे ही नगर के बाहर आए तो पता नहीं वो आत्मा कहाँ चली गई। देखिए आगे की बात देखिए। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। ये एक बॉस का व्यवहार बता रहा है। यमराज यहाँ पर बॉस है, धर्मराज यहाँ पर बॉस है और यमदूत उनका मातहत कर्मचारी है। जैसे कि सभी ऑफिसर्स अपने मातहतों को सामान्यतः गलती होने पर बेतहाशा चिल्लाते हैं, वही दृश्य यहाँ पर हरिशंकर परसाई खींच रहे हैं। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर न थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो जैसे कोई इंद्रजाल हो गया। देखिए वकीलों, देखिए यहाँ पे व्यंग वकीलों पर है कि वकील जो है वो गहरे से गहरे अपराध में ऐसे शातिर तरीके से छुटवा लेते हैं और खुद भी छूट जाते हैं बड़े बड़े केसेस से। तो वही दृश्य यहाँ पर है कि वो कह रहा है यमदूत की मुझसे वकील तक आज तक नहीं छूट पाए, पर ये छोटा सा, ये मामूली सा आदमी मुझसे ऐसे छूट गया जैसे कोई इंद्रजाल। इंद्र का काम है हमेशा जाल में लोगों को फंसाना, बस यही बात यहाँ पर बताई गई है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत फल फूल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और रास्ते में ही रेल वाले उसे उड़ा लेते हैं। मान लीजिए होजरी के पार्सल हो तो उससे कुछ मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। माल गाड़ी के डब्बे डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए नहीं उड़ा दिया। देखिए एक साथ 3-4 बातों पर व्यंग कर दिया यहाँ पर भोला राम के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने। बच्चों ये बिंदु आप लिखते जाएंगे क्योंकि यही बातें हैं जो व्यंग जिन पर वो करते जा रहे हैं। तो ये व्यंग किस पर कहा गया है कि पहले तो जो पार्सल्स आते हैं उन पार्सलों से रास्ते में सामान गायब हो जाता है और वो सामान
उनको लाने वाले पहनते, क्योंकि पहले पार्सल लाने का ज्यादातर जरिया रेल ही हुआ करता था। तो रेल के अफसर्स उन होजरी के मोजों को पहनते हैं, पहला व्यंग ये। दूसरा, कई कई जगह पर पूरे के पूरे डब्बे काट लिए जाते हैं और व्यापारी उन डब्बों से सामान उड़ा देते, ये व्यंग है। और तीसरा, आप अभी भी हम इस चीज को देखते हैं कि जब कोई चुनाव वगैरह होता है तो राजनीतिक दल के नेताओं को छुपा लिया जाता है ताकि वो विरोधी पार्टी के साथ न मिल जाए। तो ये 3 बातों पर एक साथ व्यंग यहाँ पर परसाई जी कर रहे हैं। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई, भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। देखिए, चित्रगुप्त का हम हजारों सालों से जब से पढ़ रहे हैं तब से चित्रगुप्त ही हिसाब रख रहे हैं। तो इस हिसाब से परसाई जी कल्पना कर रहे हैं कि अब चित्रगुप्त बूढ़े हो गए होंगे, तो इसलिए। और जब आदमी रिटायर होने वाला रहता तो अपने काम को सीरियसली नहीं करता कि अब तो मैं रिटायर होने वाला। ये भी व्यंग यहाँ पे परसाई जी कर रहे कि तुम्हारी उम्र तो रिटायर होने की आ गई और इस नगण्य दीन आदमी से भला किसी को क्या लेना देना होगा। इसी समय कहीं घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि आपको पता है इधर उधर तीनों लोकों में घूमते हैं। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? अब ये देखिए, नरक में निवास स्थान की समस्या, क्योंकि ज्यादातर लोग पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, तो ये एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि नरक में इस समय स्थान की कमी है। धर्मराज ने कहा कि ये समस्या तो कब की हल हो गई है। नरक में पिछले सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं में पैसा खाया। ओवरसियर भी हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर नहीं गए। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। ये समस्या तो हल हो गई है, पर बड़ी विकट उलझन आ गई। देखिए कि इमारतों के ठेकेदार ठेका लेते हैं और काम धीरे धीरे करते रहते हैं। इंजीनियर्स हैं जो एक ही काम को पंचवर्षीय योजना की तरह करते हैं, और वो ओवरसियर्स भी हैं जो झूठी हाजिरी भरकर वो पैसे खुद हड़प जाते हैं जो मजदूर कभी आए ही नहीं। इस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम में, भवन निर्माण के काम में जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस किस्म की बुराइयां व्याप्त हैं, उस बात को बिल्कुल बेधड़क हरिशंकर परसाई यहाँ पर रेखांकित कर रहे हैं। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई है। उसके जीव को दूत यहाँ ला रहा था। जीव रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इतने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वो कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगे तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। भाई, जिसको मरने, क्योंकि इस दुनिया में हम कई लोगों को देखते हैं जो अपने कर्म इसी डर से अच्छे करते हैं या पाप के साथ साथ थोड़े पुण्य करते जाते हैं कि उनको स्वर्ग में स्थान मिले। तो अगर इस तरह से लोग चकमा देकर भागने लगे तो पाप पुण्य का भेद खत्म हो जाएगा। ये समस्या उठाई जा रही है। आगे जो है नारद जी पूछते हैं कि उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग जो है जो टैक्स नहीं पटाता उसको पकड़ता है। तो यहाँ पर नारद जी देखिए, भले की काल्पनिक कथा यमलोक की है लेकिन समस्याएं पूरी मृत्यु लोक की उठाई गई हैं। चित्रगुप्त कहते हैं इनकम होती तो टैक्स होता, भूखा मरा है। नारद जी बोले मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की हैं। उम्र लगभग 60 साल और सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था।
इतने में भोला राम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। संभव है कि मकान मालिक अगर वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको उस परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। देखिए, अंतिम दिनों में हरिशंकर परसाई जो है जबलपुर में रहे, तो वो जो एड्रेस बता रहे हैं भोला राम का, वो जबलपुर का ही एक पता बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उसकी एक पत्नी है, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। ये भी बता रहे हैं कि 5 साल पहले रिटायर हो गया, 1 साल से उसने किराया नहीं भरा। और अगर असली मकान मालिक है, जैसा कि कुछ क्रूर मकान मालिक होते हैं कि किराया ना भरने के कारण, और अब तो भोला राम मर भी गया, हो सकता है, संभव है कि अगले ही दिन उसने निकाल बाहर फेंका हो, तो अब आपको परिवार को ढूंढना पड़ेगा। देखिए क्या आदमी कैसा मजबूर हो जाता है कि एक 1.5 कमरे के नाले के किनारे के मकान में भी एक सरकारी आदमी इसलिए नहीं रह पा रहा है क्योंकि उसकी पेंशन नहीं बंधी। यही इस पूरे व्यंग की मूल समस्या है जो हरिशंकर परसाई जी ने उठाई है। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोला राम मतान पहचान गए। जिस घर में मृत्यु होती है वहां पर रोने की आवाज आती है, विशेष रूप से स्त्रियां ज्यादा रोती है, तो माँ और बेटी सम्मिलित क्रंदन मिलकर रो रही थी। उस आवाज से नारद जी पहचान गए कि यही मकान होगा। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, अरे भाई मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद जी ने कहा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन है कि अब तक मिली ही नहीं। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त दे आते थे, पर यहाँ से तो जवाब आता ही नहीं था। तो यही कि आता भी तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा, फाके होने लगे। चिंता में घुलते घुलते भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। दयनीय दारुण स्थिति का उन्होंने वर्णन किया कि कैसे उनके पास रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं बंधी, तो धीरे धीरे उनके जेवर बिके, बर्तन बिके और अब इसी दुख में, दारुणता में वो मर गए। नारद जी ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहिए महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपए महीना पेंशन मिलती तो कुछ और का काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी में बैठे हो गए और अभी तक 1 कौड़ी भी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद जी को न थी। वे अपने मुद्दे पर आए और बोले, माँ ये तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री ने गुर्राह कर नारद जी की ओर देखा और बोली, अरे हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद जी हंसकर बोले। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो विवाहेतर संबंध होते हैं उस पर भी एक व्यंग परसाई जी ने कर दिया। नारद जी हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा सोचना ठीक है, यही है अच्छी गृहस्थी का आधार है कि अच्छी गृहस्थी में एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन तो भरे। अब आप देखिए कि 3 बच्चे हैं पर किसी और के पास रोजगार का साधन नहीं, क्योंकि 60 साल के अगर वो मरे हैं भोला राम जी तो उनके बच्चे भी 25-30 के आसपास के होंगे, लेकिन और किसी के पास भी रोजगार नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से हरिशंकर परसाई ने यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या को भी उठा दिया है। नारद जी को दया आ गई। वो कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ वट तो है नहीं, फिर मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। देखिए, यानी कि जो पृथ्वी लोक के साधु संत हैं वो मठों में उनके पास बहुत पैसा होता है, ये बात पे भी व्यंग उन्होंने कर दिया है।
यहाँ से चलकर नारद जी सरकारी दफ्तर पहुंचे। पहले ही कमरे में बैठे और बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में जैसे ही बात की, उसने कहा कि भोलाराम ने दरखास्तें तो बहुत दी थी पर उन पर वजन नहीं रखा, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। अब वजन का मतलब है कि उस पर कुछ घूस नहीं रखी गई। नारद जी ने कहा कि भाई ये बहुत से पेपर वेट तो पड़े हैं, इन्हें क्यों नहीं रख लेते। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में उस बाबू से मिल लीजिए। और इस तरह से कई बाबुओं के वो चक्कर काटने लगे। पहले ने दूसरे के पास, दूसरे ने तीसरे के पास भेजा। जब नारद जी 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घुमाए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों झंझट में पड़ गए, अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर काटते रहेंगे तो काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो आपका काम हो गया। देखिए यहाँ पे कार्यालय की व्यवस्था कि कैसे एक टेबल से दूसरे टेबल, एक बाबू से दूसरे के पास घुमाया जाता है और स्पष्ट कहा जा रहा है कि साल भर में भी आपका काम नहीं होगा, बड़े साहब को खुश कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ये किस तरह से लाल फीताशाही हमको अपने चक्कर में बांध लेती है, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार आदमी के सरल से सरल काम के लिए उससे पापड़ बेलवाता है, उसकी चप्पल घिस जाती है। ये दृश्य यहाँ पर उकेरा गया है। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। देखिए यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि ज्यादातर दफ्तरों में जो चपरासी होता है वो ऊँघता रहता है। चपरासी ऊँघता रहता है, इस दृश्य को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। फिर वो बताते हैं वो बिना विजिटिंग कार्ड दिखाए वो अंदर चले गए। इस पर साहब बहुत नाराज हो। जनरली साहब लोग के पास पहले बाबू विजिटिंग कार्ड ले जाता है, चिट्ठी ले जाता है, फिर साहब बुलाते हैं। एक आम आदमी सीधे बड़े अफसर से नहीं मिल सकता। ये देखिए ये गैप है ब्यूरोक्रेसी का, ये प्रशासनिक गैप है जिसको यहाँ पे परसाई जी दिखा रहे हैं। वो बोले कि इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या जो धड़धड़ाते आप चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। इस तरह से अफसर ने डांटा। नारद जी ने कहा, कहाँ भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है, साहब ने रोब से पूछा। नारद ने कहा, भोलाराम की पेंशन का केस है साहब। साहब बोले, भाई आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई ये भी तो एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मी मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, जरा वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ पर वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन के तो 20 केस दफ्तरों में पड़े हुए हैं, देर तो लग जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 बार लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी की तो स्टेशनरी लग जाती है, जल्दी भी हो सकता है। मगर देखिए किस तरह से झूठ मूठ गोल गोल बातों में बाबू लोग फंसाते हैं, वो दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। नारद जी ने कहा कि मगर क्या। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं, सरकारी पैसे का मामला है। आप ये सुंदर वीणा है आपकी, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो अच्छे स्वर निकलेंगे। देखिए किस तरह से बड़े बाबू ने जब देखा कि ये वजन का अर्थ नहीं समझ रहा, कुछ घूस नहीं दे रहा, तो उनकी वीणा ही मांग ली। वास्तव में ऐसा ही होता है कुछ दफ्तरों में कि अपने ही काम के लिए हमको हर वो चीज देनी पड़ती है जो हम यथासंभव दे सकें। नारद जी अपनी वीणा को छीनते देखकर जरा घबराए, पर थोड़ा संभल कर बोले कि वीणा को टेबल पर रखते हुए कहा कि ये लीजिए, अब जरा जल्दी उनकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी और वीणा को एक कोने में रखकर घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम की केस की फाइल ले आओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया
उसमें पेंशन के भी कागजात थे। 150 दरख्वास्त, सोचिए, उस आदमी ने लगातार दरख्वास्त दी लेकिन आज तक उसका काम सॉल्व नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूछा क्या नाम बताया साधु जी? नारद जी समझे कि कुछ ऊंचा सुनता है इसलिए जोर से बोले भोला राम। साहब फाइल में से आवाज आई, भोला राम जैसी उन्होंने जोर से चिल्लाया तो फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद जी चौंके और दूसरे ही क्षण समझ गए, बोले भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, देखिए स्वर्ग में इंतजार हो रहा है। एक आदमी जो इतने साल कष्ट में काटे हो, जिसने ईमानदारी के कारण, उसको तो स्वर्ग ही मिलना चाहिए, ये बात परसाई जी कह गए। और अंत में वो एक आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ और यहीं पर मेरा मन लग गया है, मैं इन दरख्वास्तों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये अंत है कि कैसे भोला राम ने सीधे से खारिज कर दिया कि ये दरखास्तें जो 5 साल से मैं दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, अब मेरा मन यहीं लग गया है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये इसका अंत है। तो बच्चों, ये व्यंग जो है वो एक साथ बहुत सारी बातें कहता है। अब इसमें से कुछ इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि हरिशंकर परसाई ने भोला राम के जीव के माध्यम से किन समस्याओं को उठाया। स्पष्ट है, जो हमने व्याख्या में देखा कि इसमें भ्रष्टाचार की समस्या, घूस की समस्या, ठेकेदारी में जो मिलावट की समस्या, इंजीनियरों के द्वारा हड़बड़ी में या आराम से काम करने की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, विवाहेतर संबंधों की समस्या, लाल फीताशाही की समस्या, सरकारी दफ्तरों में ढीले कामकाज की समस्या और इस तरह से बहुत सारी समस्याओं को इसमें हरिशंकर परसाई जी ने उठाया है। तो आप धीरे धीरे करके इन्हीं समस्याओं को विवरण पूर्वक लिख देंगे। और इसमें प्रश्न आता है कि हरिशंकर परसाई एक कैसा व्यंग है, तो आप बता सकते हैं हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग भोला राम जीव कैसा व्यंग है। आप बता सकते हैं भोला राम का जीव एक काल्पनिक व्यंग है, लेकिन इसमें जो समस्याएं उठाई गई हैं वो बहुत ही यथार्थ है और एक काल्पनिक कथा के माध्यम से जो एक आम आदमी जिन समस्याओं का सामना करता है उसको बहुत हल्के फुल्के ढंग से हंसी मजाक करते हुए बहुत गंभीर गंभीर समस्याओं को यहाँ पर परसाई जी ने उठाया है। और इसके कुछ खंड अगर व्याख्या के लिए आए तो हमने पूरी व्याख्या यहाँ पर कर ली है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी आ सकता है कि भोला राम का जीव व्यंग को सारांश में लिखिए। तो अगर आपने पूरी कथा समझ ली तो उसी को संक्षिप्त करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।